अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है बर्फ, पानी, भाप, मीन, वाटर, आइस, स्टीम एक ही चीज होते हैं? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है 2026 का, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, उसका आज मैं लेक्चर नंबर 1 आपको समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन आप समझ लें हेडिंग है, वो क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग अदर देन एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी के अलावा तमाम चीज़ें, क्या मैं बात कर रहा हूं? एनीथिंग अदर देन एनर्जी। एनर्जी के अलावा वो तमाम चीजें एनर्जी को छोड़कर, क्या? विच कैरी वेट, जो वजन रखती हूं, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, और कोई ना कोई उनका वॉल्यूम हो। मीन अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूं, ऐसी तमाम चीजें एनर्जी के अलावा जिनका कोई ना कोई वजन हो और वो जगह गिरती हो, उन्हें हम मैटर कहते हैं। बच्चों, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं मैटर क्या होता है। और हम कॉमनली इसकी जो टाइप्स करते हैं मैटर की, वो 4 ही डिस्कस करते हैं मेनली। कौन कौन सी टाइप आप ज्यादातर डिस्कस करते हैं? उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस को, सॉलिड को भी डिस्कस करते हैं, लिक्विड को, और फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर किसको डिस्कस करते हैं? प्लाज्मा को। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हम कॉमनली अपनी इर्द गिर्द देखते हैं और इन्हीं की हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। अब मेनली जो चीज है हमने यहां पर डिस्कस करना है इस चैप्टर को, इसमें कुछ आपको बेसिक चीजें समझाई गई हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस के साथ साथ। अब इंट्रोडक्शन में ही वो एक बात कहता है, वो ये कहता है, आपको सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बात करूं, वो कहता है कि आपने कभी सोचा है जो गैसेस होती हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? कंप्रेसिबिलिटी की। हाँ, आप उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड मीन उसको आप फैला सकते हैं। नंबर 3, आप उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। मीन गैसेस के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसमें वो कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, कंप्रेस, एक्सपेंड एंड डिफ्यूज हो सकता है। हम मेनली ये कह देते हैं बात कि ये कंप्रेस होता है, एक्सपेंड होता है, डिफ्यूज होता है। क्यों? रीजन हम एक ही बताते हैं कि क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो आम तौर पर क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूअस मोशन कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर, जिसकी बुनियाद पर हम कह देते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस, गैसेस कैन बी एक्सपैंड, गैसेस कैन बी डिफ्यूज। मेन बात यही है कि पार्टिकल्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आइए हम देखते हैं, यहां से एक बात हम डेवलप करते हैं, एक थ्योरी आप पढ़ते हैं इनको समझने के लिए, इनकी पार्टिकल्स की मोशंस को समझने के लिए। उस थ्योरी को नाम देते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। क्या थ्योरी मैंने बात की है आपके पास? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को अगर मैं बेसिक डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि तमाम जो मैटर है, आपको जो इर्द गिर्द आपके पास मैटर है, वो तमाम का तमाम मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं, वो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस में, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी
हमें यह बताती है कि मैटर्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स पर और जिनकी मोशन होती है तमाम डायरेक्शन में। एक और बात भी ये बताता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये भी बात करता है कि इसमें पार्टिकल्स के दरमियान एक खास अट्रैक्टिव फोर्स भी पाई जाती है। अच्छा, ये बात सिर्फ ये नहीं है कि काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी हमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही एक्सप्लेन करती है, ये गैसेस के साथ साथ हमें एक्सप्लेन करती है लिक्विड के बारे में। ये हमें लिक्विड के बारे में भी बताती है, ये हमें सॉलिड के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। इस पार्टिकुलर थ्योरी जो है ये इंटर कन्वर्जन को भी एक्सप्लेन करती है। इंटर कन्वर्जन, अब इंटर कन्वर्जन से मुराद है कि फिजिकल स्टेट्स किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में तब्दील होती हैं। मीन सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस दोबारा से किस तरह से लिक्विड में, लिक्विड दोबारा किस तरह से सॉलिड में इंटर कन्वर्ट होता है। तो इसको भी हम काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी की मदद से समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि हम कहते हैं कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं आपके पास कौन कौन सी, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, मगर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। मैंने शुरू में ही आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम कहते हैं पानी, भाप और जो बर्फ है वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। मीन मेरा कहने का ये था कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल कंपोजिशन है, मीन वाटर H2O वो सिमिलर रहता है, चाहे वो बर्फ की हालत में हो, चाहे वो भाप की हालत में हो, मीन चाहे वो गैसियस हालत में हो, चाहे वो लिक्विड हालत में हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें डिफरेंट है, उनकी फिजिकल स्टेट्स ही डिफरेंट है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, आपस में डिफरेंट होंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी गैसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, बात गौर से समझिएगा बच्चों, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते हैं, कंटिन्यूस मोशन करते हैं, लेकिन तमाम डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शन में वो मोशन करते हैं। अब तमाम डायरेक्शन से मीन हर डायरेक्शन में मोशन करते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो तीन किस्म की मोशन शो करते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 वाइब्रेटरी मोशन, नंबर 3 रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम मजीद 3 मोशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें लीनियर मोशन है, रैंडम मोशन है, सर्कुलर मोशन है। वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। किसी भी पार्टिकल्स की तमाम डायरेक्शन में जो मोशन होती है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और रोटेटरी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की अपने पॉइंट के गिर्द घूमना, रोटेट करना, वो कहलाता है रोटेटरी मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, किसी भी चीज का अपने पॉइंट के गिर्द, अपने पॉइंट पर वाइब्रेट करना, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो पार्टिकल्स जो हैं वो तमाम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसको गौर से आपने समझना है। इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों की। ये मैंने एक कंटेनर बनाया है, जिस कंटेनर में मैंने गैस के पार्टिकल्स को लिया है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं। ये कंटेनर की जो वॉल है, दीवार है, उससे भी टकराते हैं। मीन इनकी कोलिजन होती है। याद रखिएगा, जब एक कंटेनर क्लोज होता है, कोई भी सिस्टम क्लोज होता है, उसमें ना तो कोई चीज बाहर जाए ना ही कोई चीज बाहर से अंदर आए, तो उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। एक और कंडीशन भी है इलास्टिक की कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ना ही लॉस हो रही है ना ही गेन हो रही है। मैं उसको समझाता हूँ कि किस तरह से। बच्चों, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको मैंने एरो से जाहिर किया है, ये जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करने का मतलब है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हर जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती। हर पार्टिकल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम उन तमाम को सम कर लें तो वो कहलाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये बाद में आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं। अब मेन जो कंसेप्ट ये है कि जब ये
पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अब जो प्रेशर है वो सेम रहता है कब, जब आपके पास सेम टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर सेम होगा प्रेशर सेम होगा। इस बात को समझ लें, जब टेम्परेचर सेम है मीन पार्टिकल्स की मोशन में कोई तब्दीली नहीं है, तो उसका प्रेशर सेम कैसे हो सकता है। पार्टिकल जो है वो कोलाइड तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसमें ना तो एनर्जी लॉस होती है ना ही गेन होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब कह लें जब पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा, मगर वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, लॉस और गेन नहीं होगी। ओवरऑल जब हम निकालेंगे तमाम पार्टिकल्स को सम करेंगे तो वो एनर्जी सेम ही आएगी जैसे पहले थी। तो मीन आपके पास जो प्रेशर पहले था वो सेम ही आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं, लो प्रेशर करते हैं, जब प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे गैस के, वो वाइडली अपार्ट होंगे, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। ये बात आपने बच्चों समझ लेनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है, तो मैं बात कर रहा हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अभी जो टेम्परेचर है ये आपने केल्विन स्केल में लेना है, ये केल्विन स्केल में आपने टेम्परेचर मेजर करना है। और इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल। बार बार बात कर रहा हूं बेटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है ये पार्टिकल की जो मोशन है वो बहुत ज्यादा तेज ना हो, स्लो हो जाए, किसी की बहुत ज्यादा तेज हो जाए। तो ओवरऑल जब आप तमाम पार्टिकल्स को सम करेंगे तो उसको कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो गैसेस के अंदर आपको सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्वाइट क्लोज टू वन अनदर होते हैं, वन एंड अदर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन अगर मैं गैसेस और लिक्विड में कंपेयर करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। अब अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं आप ये कह सकते हो कि उसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, देन गैसेस से, गैसेस से स्ट्रॉन्ग होती है। मगर ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये भी फ्लो करते हैं, ये भी मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। जब बेटा मूव करते हैं तमाम डायरेक्शन में तो मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी कोई खास शेप नहीं होती, कोई खास पोजीशन नहीं होती, क्योंकि फ्लो करते हैं। ठीक है, अब जो बात मैं यहां पर बताने लगा हूं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली मूव करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, लेकिन उतना नहीं जितने गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब जो इसमें ना मेन कंसेप्ट है जो कंफ्यूजन आपके पास क्रिएट कर सकता है वो ये है, वो कहता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप ये बात करते हैं कि जो इनका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है और इनका जो लेवल है वो भी सेम रहता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात को आप इस तरह समझ लें कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी हो, अगर उस 1 लीटर पानी को अगर मैं बोतल में ले लूं, कप में ले लूं, गिलास में ले लूं, कोई बड़ा गिलास, ठीक है, तो उन तमाम का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। मीन आप ये कह लें कि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं बनिस्बत गैसेस के, मूव तो करती हैं लेकिन इतना ज्यादा दूर मूव नहीं कर जाएंगी।
मूव करेंगी लेकिन इतना ज्यादा दूर मूव नहीं करेंगी। मीन आप ये कह लें कि उनकी जो ओवरऑल स्पेस होगी वो सेम होगी। अगर आप उसको कंटेनर में ले लो, बॉटल में ले लो या आप कप में ले लें, तो 1 लीटर का जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं लेवल की बात करूं, इसमें वर्ड यूज होगा लेवल, जो होता है वो भी सेम रहता है। मीन अगर आप उसको ले लेते हैं किसी भी कंटेनर में, किसी भी बीकर में, किसी भी गिलास में, तो उसका जो ओवरऑल लेवल होता है ऊपर वाला, वो बैलेंस होता है, वो सेटल होता है, इक्वल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऊपर नीचे होता है। इस वजह से ये बात आपकी बुक में डिस्कस की गई है। तो लिक्विड के हवाले से यही बातें आपकी बुक में डिस्कस हुई हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ सॉलिड को अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी। जो सॉलिड के जो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं आयंस पर, एटम्स पर, ठीक है। आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कहते हैं इनमें जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होती है, मैं इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकता हूं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इनकी एक खास अरेंजमेंट होती है, एक खास अरेंजमेंट में ये लाई करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इनकी शेप है, जो इनका वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। शेप फिक्स्ड आप इससे समझ लें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो एक खास तरह से अरेंज है, तो उनकी शेप क्या होगी, फिक्स हो। फिक्स्ड शेप किस तरह से रिलेट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से आप देख रहे हैं। और अगर मैं फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करूं तो ये किस तरह से है। अब जो सॉलिड है वो सिर्फ एक ही किस्म की मोशन शो करता है जिसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है, अपनी मेन पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट करता है और कोई मोशन शो नहीं करता। तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। अब देखिए वाइब्रेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम की, तो कहता है इसकी जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। Due to strong interparticular forces, due to strong intermolecular forces, they cannot move from one direction to one place to another place, but they can vibrate at their mean position. सिर्फ और सिर्फ वो वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। मीन इसमें बाकी मोशंस नहीं होती, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, इसमें रोटेटरी मोशन नहीं होती। अगर मैं बाकियों की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो उसमें तीनों मोशंस होती हैं। गैस की बात करूं तो उसमें तीनों मोशंस होती हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।